तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमनाइज एंड कलरफुल वर्ड, और इस ह्यूमनाइज कलरफुल वर्ड का जो सेकंड पार्ट है कलरफुल वाला वर्ड, ये हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो कलरफुल वर्ड से अगर मैं बात करूं कि अकुल जी बात ना करिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कलरफुल वर्ड का क्या मतलब है तो आप क्या बताएंगे? कलरफुल वर्ड का क्या मतलब है? जैसे कि हम लोग अपने चारों तरफ कोई भी कलर देख रहे हैं, जैसे मैं ग्रीन देख रहा हूं, ठीक है, जैसे आदिशा ने रेड पहना हुआ है ना, आपने ब्लैक पहना हुआ है, किसी ने येलो कलर पहना हुआ है। तो ये जो कलर है, इसका कलर का सेंसेशन है, हमारी आंखों में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? तो उसके बारे में जो थोड़ा सा टचअप है, जो जानकारी है, इस चैप्टर में हमें करना है। जैसे आपने रेनबो फॉर्मेशन देखा होगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखा होगा, ये सब कुछ जितने भी फिनोमेना हो रहे हैं वो इस चैप्टर के थ्रू हमें सॉर्ट आउट करने हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लेंसेज के बारे में, ठीक है, रिफ्रैक्शन के बारे में कहां पढ़ा था? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ाई की थी, है ना। ओके, तो कुछ उससे भी रिलेटेड आपको यहां पर केसेस देखने को मिलेंगे, जैसे कुछ डिसीजेस आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी आपकी आंखों की, उन डिसीजेस के करेक्शन कैसे होंगे, राइट। और कुछ पार्शियली न्यूमेरिकल्स, जैसे कि एक मायोपिक पर्सन है तो उसको इतने दूर का दिखता है, इतने दूर का नहीं दिखता, ठीक है, कुछ इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको यहां देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग शुरुआत करेंगे कहां से? एक्मोडेशन ऑफ आईज से शुरुआत करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है प्रॉपर्ली और ये एक क्विक रिवीजन की तरह आप इसको लीजिए, तो व्हाट इज एक्मोडेशन ऑफ आईज? कोई बता सकता है? बिल्कुल, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू फोकस देयर फोकस एनी ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो आप लोगों ने गौर किया होगा कि कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि कोई भी व्यक्ति बहुत दूर खड़ा है, ठीक है, आप उसको रिकॉग्नाइज तो कर रहे होते हैं कि ये है कौन, लेकिन एक्चुअल में उसमें क्लियर विजन नहीं हो पाता, क्लियर नहीं देख पाते हो, तो आप क्या करते हो? थोड़ा सा अपनी आंखों को जूम करते हो नहीं करते हो? मतलब जूम का मतलब ये नहीं कि आंखें निकाल के वहां कर दोगे ऐसे, है ना, कि गोटियां निकाल के ऐसे बाहर जूम कर रहे हो, ऐसे नहीं। जूम का मतलब आप फोकस करते हो, मतलब नॉर्मली उसी व्यक्ति पे पर्टिकुलर ध्यान देते हो, है ना, करते हो नहीं करते हो? तो हो सकता है कि वो आपको क्लियरली व्यक्ति दिखने लगे, ऐसा होता है कई बार कि नहीं होता? या फिर कभी आपके आंखों में अचानक से बहुत तेज लाइट पड़ रही होती है, तो आपकी आंखें अचानक से क्या हो जाती है? सेंसेशन के थ्रू बंद हो जाती है, या थोड़ा आप उसके साइज को कम कर देते हो ताकि लाइट जो पड़ रही है आंखों में वो क्या हो? कम हो। तो ये जितनी भी सुविधाएं हैं जो भगवान ने बना के दी हैं हमारी आंखों में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्मोडेशन ऑफ आईज। एक्मोडेशन वर्ड एक्चुअली स्टैंड फॉर द सुविधा, ठीक है, जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है, दैट इज एक्मोडेशन। ठीक है, ओके, तो आईज ऑफ एक्मोडेशन आपको समझ में आ गया। देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन था? लिखा व्हाट इज द मेंट बाय पावर ऑफ एक्मोडेशन ऑफ आई। ठीक है, तो एक्मोडेशन ऑफ आई में अगर लिखने के लिए आपको कहा जाए तो क्या लिखेंगे? आपको प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा कि द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना बाय द चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, इस तरह जब आप प्रॉपर्ली लिखेंगे तब आपको 1 नंबर 2 नंबर मिलेगा। ओके, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, नॉर्मल आई का एक्मोडेशन की अगर बात किया जाए, एक्मोडेशन या नियर विजन की बात किया जाए नॉर्मल आई की, कितनी होती है? कितनी होती है आदेशम? 25 सेंटीमीटर हमारे पास होती है। अच्छा, मान लो इसका मतलब है कि 25 सेंटीमीटर के अगर पास कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो क्या मुझे वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। कैसा दिखेगा? आपने बचपन में गेम खेला होगा, जब आप क्लास 1st 2nd 3rd में रहे होंगे, जादू दिखाते रहे होंगे अपने दोस्त को कि आओ तुम्हें जादू दिखाएं, और जादू देखने के चक्कर में उसका बेचारे का सरदर्द होने लगता रहा होगा। कई बार किया, मैंने तो किया, बहुत परेशान किया अपने क्लास के बच्चों को। कहते जादू दिखाओ, जादू दिखाए, उसकी आंख में ऐसे कर दो, थोड़ी देर बाद वो कहे सर चक्कर आ रहा है, मतलब सर घूम रहा है उसका। और आई होप आप में से भी कुछ बच्चों ने किया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब कर लेना जाके, अभी कौन सा बहुत बड़े हो गए, अभी तो बच्चे हो, है कि नहीं? चलो, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद है रॉड शेप शेल एंड कोन शेप शेल। तो क्या होता है रॉड शेप शेल? कोई बताएगा क्या इसका यूज है हमारी आंखों में? ये अगर आंखों में पाया जाता है तो ये एक्चुअल में किस वर्क के लिए इसको सेट किया गया है? क्या जरूरत है इसकी? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो रॉड शेप शेल होते हैं वो किस लिए लगे हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जब ज्यादा लाइट आती है तो आप अपने आंखों को क्या कर लेते हैं? छोटा कर लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लाइट की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कितनी ज्यादा या कम।
ठीक है, अगर ज्यादा है तो ज्यादा इंटेंसिटी, एक प्रॉपर्टी है टाइप की, अगर कम है तो लो इंटेंसिटी। तो लाइट अगर ज्यादा आ रही है, मान लो आपकी आंखों में ज्यादा पड़ रही है, तो आपकी जो आंख के अंदर रॉड शेप सेल है वो उसको आंख को ऐसे एडजस्ट करती है कि जितनी लाइट की जरूरत हो उतना ही आपको क्या हो, मिले। ज्यादा मिल जाएगा तो आपकी आंखों में डिफेक्ट आने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? बिल्कुल डिफेक्ट आ जाएगा। और अगर कभी अंधेरे में गए हो आप लोग, अंधेरा की अंधेला, अंधेरा कायम रहे तमराज किलविस, शक्तिमान देखा किसी ने? नहीं देखा होगा। तो अंधेरा जब होता है तो आप लोग, मान लो मम्मी ने भेजा कि अंदर कमरे से अचार का डब्बा निकाल लाओ, है ना, या पापड़ का पैकेट उठा लाओ, कुछ भी। मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं जो मेरे साथ हो चुके हैं। तो जैसे हम लोग गए, अब अचार का डिब्बा अपने को दिख नहीं रहा है भाई साहब, ओके, क्योंकि मान लो लाइट नहीं ऑन की मैंने तो नहीं दिख रहा है। तो मम्मी ने बोला कि भाई एक बार एडजस्ट करो, सामने की अलमारी में रखिए, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूं गांव से, गांव में लाइट नहीं होती थी, ठीक है। तो लालटेन लेके जाना पड़ता था। लालटेन जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? लालटेन लेके अंदर जाना पड़ता था अपने अंदर कमरों में। तो जैसे लालटेन लेके जाओ तो उसमें कितनी उजाला, तो उसमें भी दिखता था लेकिन कम कम दिखता था। तो अपनी आंखों को पता ऐसे फाड़ के देखना पड़ता था, हाँ कि भाई अचार का डिब्बा है कौन इनमें से, पता चले अचार के चक्कर में नमक का डब्बा लिए चला जा रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है, अब अपनी आंखों को सेंसेशन, जो लाइट चाहिए वो ज्यादा चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन अब ज्यादा तो आ नहीं रही है, तो उसने क्या किया, जो एरिया है उसको वाइड किया ताकि उस एरिया में थोड़ी और लाइट जा सके। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये होता है रॉड शेप शेल का रीजन, ठीक है नहीं? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बात आती है कोन शेप सेल। तो कोन शेप सेल का क्या रीजन, मतलब उसका शेप होता है कोन जैसा, ठीक है, ऐसे लगी होती है अपनी आंखों में ऐसे, ओके। तो कोन शेप सेल का यूज क्या है बताओ? आइडेंटिफाई कलर्स। तो अच्छा, ब्लैक क्या कोई कलर है? ब्लैक क्या कोई कलर है? ब्लैक कोई कलर नहीं है जिसपे तुम लोग मरते हो ना कि ब्लैक, मैन इन ब्लैक, ओके। तो ब्लैक कोई कलर नहीं है। ब्लैक क्या है? फीलिंग्स है भाई। ब्लैक कलर थोड़ी है। ब्लैक क्या है? फीलिंग्स है। लड़के स्टेटस डालते हैं ना, लड़के स्टेटस डालते हैं कि ब्लैक इज नॉट ओनली कलर, इट्स अ फीलिंग, है घंटा फीलिंग। ब्लैक कोई कलर ही नहीं है तो फीलिंग क्या है कि भाई? कलर का मतलब ये होता है जो आंखों में दिखे। अब वो एक्चुअल में दिख ही नहीं रहा तभी तो ब्लैक है वो दिख ही नहीं रहा तभी तो ब्लैक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इनविजिबल कोई चीज हो जाए। फिलहाल जो कॉन्सेप्ट सेल होती है वो किसके लिए जानी जाती है? सेंसेशन ऑफ द कलर या डिटेक्शन ऑफ द कलर। जैसे आप रेड देख रहे हैं, ब्लैक देख रहे हैं, ब्लू देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कलर का जो हमें नॉलेज हुआ वो कैसे हुआ? उस कॉन्सेप्ट सेल से। जब आप बच्चे होते हैं तब भी आपको, आप 2 साल का बच्चा होते हैं, आप 5 साल का बच्चा होते हैं, आपको कलर दिखता है, ठीक है। बस उनके नाम नहीं पता होते हैं। आपको रंग बिरंगे चलते फिरते खिलौने दिखते हैं जब आप 2 साल 3 साल के होते हैं, लेकिन आपको एक्चुअल में नाम नहीं पता होता कि इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं चाचा, इसको बोलते हैं मम्मा, इसको बोलते हैं ब्लू, इसको बोलते हैं ब्लैक। तो आपको सिखाया जाता है, ओके। अच्छा, ब्लैक कलर क्यों ब्लैक है, क्यों नहीं दिखता? कोई बताएगा? उसमें लाइट नहीं होती, ऐसा? लाइट को, अरे वाह बेटा, पता है ऐसा कलर जो लाइट को टोटली रिफ्लेक्ट करता है ना, वो होता है व्हाइट। वो क्या होता है? और जो लाइट को टोटल अब्सॉर्ब कर लेता है वो होता है ब्लैक। क्यों? क्योंकि उसने सारे कलर्स क्या कर लिए? अब्सॉर्ब कर लिए। अब जैसे मेरा फैब्रिक है, मान लो मैंने रेड कलर का कुछ पहना हुआ है, तो इसका मतलब जो मेरा फैब्रिक है वो केवल रेड कलर को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सब क्या कर लिया उसने? अब्सॉर्ब कर लिया, इसलिए मुझे रेड कलर दिख रहा है, ठीक है। जैसे आपने येलो पहना है तो इसका मतलब कि वो जो आपका फैब्रिक है या जो उसमें कलर किया गया, जो भी उसमें किया गया, आई डोंट नो कलर, तो वो सिर्फ येलो कलर को ही, लाइट पड़ रही है व्हाइट लाइट, 7 डिफरेंट कलर होते हैं, तो वो केवल येलो को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। रॉड शेप सेल एंड कोन शेप सेल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन की। किसकी बात करते हैं? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूर की चीजें दिखती है लेकिन पास की चीजें नहीं दिखती, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस। क्या बोलते हैं? क्या बोला मैंने? दूर की चीजें दिखती है, पास की नहीं दिखती, तो फिर शॉर्ट साइटनेस कहां हो गया? ये तो लॉन्ग साइटनेस हो गया ना। फार साइटनेस, फार साइटनेस का मतलब हो गया दूर की चीजों का दिखना। साइटनेस वर्ड स्टैंड फॉर विजन, नॉट फॉर डिसीज। पहले मैं सोचा करता था कि इसका नाम है फॉर साइटनेस, तो इसका मतलब कि इसको दूर का नहीं दिखता, है ना। और अगर दिया है नियर साइटनेस तो इसका मतलब पास का नहीं दिखता। बड़ा कंफ्यूज हुआ करता था 9th-10th में मैं। लेकिन साइट वर्ड स्टैंड फॉर द विजन, ओके। तो फॉर साइटनेस मतलब दूर का दिख रहा है,
लेकिन अगर नियर साइटनेस है तो पास का दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसकी बारे में बात करेंगे, मायोपिया, दैट इज नियर साइटनेस या शॉर्ट साइटनेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। मायोपिया चलो ठीक है, एक डिसीज है जिससे लोगों को पास की चीजें तो क्लियरली दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखती। देखो पैटर्न चेंज है, बहुत धुआंधार क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कुछ भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अपने अपने सैंपल पेपर देख के खुश मत हो कि बड़ा आसान फिजिक्स, ठीक है, क्योंकि एक बार 20 के बैच है जब टर्म 1 टर्म 2 हुआ करते थे, उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछ लिया गया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप दूर दूर तक नहीं है, क्लास 10th में 12th में है। तो हम लोग थे शॉर्ट साइटनेस मतलब कि मायोपिया में, और मायोपिया एक ऐसी डिसीज है जिससे हमें पास की चीजें तो क्लियरली दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखती। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन है, ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो आई लेंस है, आई लेंस का नेचर क्या है पता है आपको? कैसा नेचर है आई लेंस का? कॉन्वेक्स नेचर है, ठीक है, और जेली लाइक स्ट्रक्चर है आई लेंस का, कोई सॉलिड लेंस नहीं पड़ा हुआ है इसमें। ओके, तो अगर हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, आई लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा का मतलब उसमें कन्वर्जिंग पावर का ज्यादा होना, तो इस केस में हमें मायोपिया हो जाता है और इसीलिए हमें दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। दूसरा क्या रीजन है, कोई बच्चा बताएगा? हाँ बताओ तो। आई बॉल का क्या होना, बड़ा हो जाना, एलोंगनेशन ऑफ आई बॉल, ये भी एक रीजन है किसका, मायोपिक आईज का। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो अगर मुझे इस चीज को शो करना है, फटाफट अपने अपने पेन निकालिए और मायोपिया के आंखों का एक करेक्शन का डायग्राम बनाइए फटाफट। देखो मैं कुछ बना रहा हूं, बाकी लोग अपने अपने कॉपी में बनाएंगे हाउ टू करेक्ट मायोपिया। मान लो ये आई लेंस हो गया, रीजन जरा देखिए, मान लो रे गई और इसका फोकल लेंथ ज्यादा है तो पहले ही कट हो गया, रेटिना तक नहीं गया, क्योंकि इमेज कहां बनती है, स्क्रीन पे बनती है, ये होता है रेटिना। ओके, अब अगर आई बॉल बड़ी हो गई, अगर इसका साइज भी बड़ा हो गया, मान लो, ध्यान दीजिए जरा इधर, पहला केस तो ये हो सकता है कि आई लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा हो गई तो पहले ही कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा आई बॉल का बड़ा होना, आई लेंस तो उतना ही है जितना होना चाहिए लेकिन इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो जो लाइट यहां पर कट कर रही थी, लाइट रे इमेज फॉर्म कर रही थी, तो वो वहीं पर रह गई। अब ये जो डिस्टेंस गैप आ गया, इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, मायोपिया हो जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब करेक्शन में क्या करेंगे, करेक्शन में हम कर सकते हैं कि अगर ये जो रेज हैं वो इस पी पॉइंट पे ना कट करके कहां पर कट करें, इस आर पे कट करें, तो हो सकता है कि मुझे इस डिसीज का क्या मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमने क्या किया, एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दें। डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे तो ये थोड़ा डाइवर्स करेगी। चलो देख लेते हैं कैसे। मान लो कि ये एक आई लेंस है, मान लीजिए ये एक आई लेंस है, छोटा सा मैंने छोटा सा बनाया यहां पर, ये एक आई लेंस है, दिख रहा है ना, और यहां पर मैंने क्या लगा दिया, डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया, ठीक है। तो पहले क्या होगा, लाइट रे आएगी इसमें और क्या होगी, डाइवर्स होगी, क्या होगी, डाइवर्स, लाइट रे आई क्या होगी, डाइवर्स होगी। डाइवर्स करने के बाद जो लाइट रे यहां पर मैच हो रही थी वो कहां पर मीट होगी, जाकर के रेटिना पे मीट होगी, ठीक है। और यही डिस्टेंस गैप को मेंटेन करने के लिए नंबर ऑफ पावर बढ़ाया जाता है आपके किसका, लेंस का। जो आपके पास आई लेंस होता है ना, इसी डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए इसका नंबर बढ़ता या घटता रहता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सो करेक्शन के लिए कौन से लेंस का यूज किया हम लोगों ने, डाइवर्जिंग, क्या नाम है इसका, कॉनकेव लेंस। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत बढ़िया बात है। आई होप कि नियर साइटनेस क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं फार साइटनेस के तरफ, ठीक है। फॉर साइटनेस, या इसको मैं बोल सकता हूं डिस्टिंक्ट विजन, या मैं इसको बोल सकता हूं क्या, हाइपरमेट्रोपिया। ओके, हाइपरमेट्रोपिया का क्या रीजन हो सकता है? पहला रीजन तो यह है हमारी आई बॉल का छोटा हो जाना, शॉर्टनेस ऑफ द आई बॉल, और दूसरा क्या है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर कम हो जाना। इसमें क्या था, कन्वर्जिंग पावर क्या हो रही थी, ज्यादा हो रही थी, ठीक है, क्योंकि नियर साइटनेस था। और फार साइटनेस में क्या, कन्वर्जिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कम का मतलब जरा देखिए, जो लाइट रे रेटिना में मैच होनी चाहिए वो कहां पर मैच होगी,
वो कहाँ होगी, बिसाइड द रेटिना मैच होगी, होगी कि नहीं होगी। उसको एडजस्ट करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जा सकता है, जरा देखिए तो। मान लीजिए ये हमारे पास आई लेंस है, ये आई लेंस लगा हुआ है, कैसा आई भाई, किसकी आंख बन गई, किसकी आंख बन गई है, सही से बनाओ जरा आंख। अब ठीक है, बन गई आंख, बन गई ना, ओके। तो जो लाइट रे रेटिना में मैच हो रही थी, अब या तो ये छोटा हो गया आई बॉल, तो आई बॉल इतना हो गया, तो यहां पर मैच होने वाली चीज यहां पर मैच होने लगी, तो ये डिस्टेंस गैप आ गया कि नहीं आ गया। या तो क्या हो जाएगा, इसकी कन्वर्जिंग कैपेसिटी कम, तो जो आर में कन्वर्ट कर रहा था वो कहां करेगा, आर के पीछे कन्वर्ट करेगा। दूसरे कंडीशन में ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अगर ये डिसीज है तो मैं कन्वर्जिंग पावर ही अपनी क्या कर दूं, बढ़ा दूं, कन्वर्जिंग पावर बढ़ा दूं, तो जो ये डिस्टेंस गैप आ रहा है वो क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। हो जाए कि नहीं हो जाएगा। तो इसको हाइपरमेट्रोपिया या फॉरसाइटनेस को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हमें कौन सा लेंस लगाना पड़ता है, कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस गैप। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो लाइट को कन्वर्ज करेगा, लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, फिर ये और कन्वर्ज करेगा। बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई, पक्का समझ में आ गया। तो इसको करेक्शन के लिए कौन सा लगेगा, कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का गेम ओवर। अब बात किसके साथ तरफ, किसकी तरफ करके चलेंगे, प्रेसबायोपिया। सो व्हाट इज प्रेसबायोपिया, एक ऐसी डिसीज जिसमें ना तो कहां का दिखे, पास का दिखे, और ना तो दूर का दिखे। इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ना तो पास का दिखता है ना तो दूर का दिखता है। और मोस्टली आपने जो सेठ टाइप के लोग होते हैं ना, 40+ 40 के ऊपर वाले, उनको उनके नाक में रखा हुआ चश्मा आपको याद करना चाहिए, जो ऐसे लगा रखते हैं, पान खा के ऐसे देखते हैं। अब उनसे तो कुछ मांग लो तो ऐसे देखें जैसे पहले किडनी जैसे मांग ली हो। हाँ, एक बार मैं एक दुकान में गया, भाई चेंज चाहिए थे मुझे 500 के। ऑटो वाला कह रहा था 500 के चेंज नहीं है भैया। मैंने कहा भैया तू 2 मिनट रुक, मैं लेके आता हूँ चेंज। तो मैं शॉप में गया, अब वो पान खा के बढ़िया और चश्मा यहाँ पे रखे था एकदम टुन्नी में, टुन्नी जानते हो, एकदम फर्स्ट टिप ऑफ द नोज। तो उसमें चश्मा रखे था, छोटा सा था, पतला पतला, ऐसा लग रहा है जैसे डॉन मूवी का कॉपी किया है। तो उसकी जब मैंने ध्यान से देखा तो मैं समझ गया कि इस व्यक्ति को कौन सा प्रेसबायोपिया है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे अलग सा लेंस दिख रहा था और उसके ऊपर अलग लेंस लगा होता है। बाई कॉन्वेक्स या बाई फोकल लेंस की बात करते हैं, बाई फोकल लेंस उसमें लगा रहता है। बाई फोकल लेंस का मतलब एक ही लेंस में 2 चीजें, ठीक है। आपने गांधी जी का चश्मा तो याद होगा कि नहीं याद है, ये तो होता है गांधी जी का चश्मा। तो यहां पर एक अलग लेंस, यहां पर एक अलग लेंस, लेकिन वो जो लगाया था ना वो कुछ स्टाइलिश चश्मा लगाया था, ऐसे लगाया था, ऐसा पतला सा चश्मा था, मतलब अजीब सा दिख रहा है ये, और यहां पर अलग, यहां पर अलग। तो उसको मैंने भैया चेंज दे दे, तो यहां के चश्मा था तो ऐसे दिखता है जैसे मैंने किडनी मांग ली हो भाई, सच में, केवल चेंज लेने गया था। तो ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, सेठ टाइप के लोगों को लगाए रखते हैं बाई फोकल लेंस ही उनको बोलते हैं। और ये किस डिसीज में काम आता है, प्रेसबायोपिया में। मतलब ना तो उन व्यक्तियों को दूर का दिखता है ना तो पास का दिखता है बेचारे। ठीक, आगे बढ़े। अब जो डिसीज है हमारे पास वो है कैटरैक्ट। कौन है? आपने देखा होगा कि आंखों में जो ये ब्लैक कलर का पार्ट है ना, इसके ऊपर क्लाउडिश आ जाता है। कई बच्चों में अक्सर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो कभी आप गांव में कभी जो बुजुर्ग हो उनके अक्सर ये हो जाता है, ठीक है। बुजुर्ग मोतियाबिंद इसको बोला जाता है, ठीक है। तो मोतियाबिंद में क्या होता है कि हमारा जो ये आइरिस है ना, इसके ऊपर व्हाइट क्लाउडिश टाइप का, जिससे हमें विजन करने में, देखने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो पहले तो थोड़ा रहता है लेकिन बाद में पूरी आंखों में फैल जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कैटरैक्ट। और ये भाई साहब किसी चश्मे से नहीं सही होता है, बड़ा जिद्दी टाइप का रोग है, डिसीज है। ऑपरेशन कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? ऑपरेशन कराना पड़ता है। आंखों को ऑपरेट करा के इसको सही किया जाता है। तो वो बीम से भी होता है, लेजर बीम से भी होता है। क्या करते हैं कि वो पूरा जो क्लाउडिश पार्ट होता है ना, उसको निकाल लेते हैं, ऐसे उसके ऊपर से झाड़ू चला देते हैं ऐसा, तो सब उसी में चिपक जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कैटरैक्ट। कैटरैक्ट के बाद अब हम लोग डिसीज खत्म करते हैं, आगे बढ़। तो अगला टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट के लिए आपने क्या करना है, बाप को जवाब देना है, ठीक है। तो अतेशाम, राइट ना, अतेशाम से हम लोग शुरुआत करेंगे। अतेशाम जी खड़े हो जाइए।
और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है और पेरेंट्स तक भी पहुंचेगा ये, इसीलिए आज चल रहा है ये। तो बताइए कि व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एक्चुअली मैं सब पढ़ा चुका हूं, आप लोग प्री बोर्ड अपने दे चुके हैं, ये तो बस क्विक रिवीजन चल रहा है ताकि जो टेस्ट शुरू होने वाले हैं उनमें आपको कभी दिक्कत ना हो। बताइए फिर। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन मींस डिस्पर्स होना, फैलना, ब्रेक हो जाना, राइट। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्रिज्म है। प्रिज्म जानते हो क्या क्या होता है? प्रिज्म कुछ इस तरह से, और प्रिज्म से अगर कोई व्हाइट लाइट क्या की जाती है, ड्रॉ की जाती है, डाली जाती है, तो वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। और सबसे पहला जो कलर होता है वो कौन सा होता है, और पहला लास्ट कौन सा होता है, वायलेट। मतलब कि अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं मैं, VIBGYOR। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये जो कहां GYO, VIBGYOR, सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब ये बताओ, ये जो फिनोमेना हो गया ना व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में ब्रेक होना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। ओके, एंड these 7 constituent colors are known as स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब अगर मान लो मैंने एक प्रिज्म बनाया, क्या बनाया, प्रिज्म बनाया, और मैंने इसको डिस्पर्स कराया व्हाइट लाइट को, पहला, दूसरा एंड तीसरा। मैंने इसका नाम रखा P, Q एंड R। सो व्हाट इज P? रेड। व्हाट इज R? वायलेट। व्हाट इज Q? Q is green, which is middle part of this constituent 7 colors spectrum, right? तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ध्यान रखना, ये नहीं कि यहां फिर बीच में कोई भी नाम रख दो ना, मिडिल का मतलब ग्रीन। ठीक, अच्छा अब ध्यान दीजिए, VIBGYOR, आपको पता है ये किस रेंज में लिखे जाते हैं? ये है, अगर नीचे से डाउनवर्ड टू अपवर्ड हम लोग बात करें, VIBGYOR, तो ये इंक्रीजिंग क्या है, वेवलेंथ। इंक्रीजिंग क्या है, वेवलेंथ। मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, उससे कम येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। बात समझ में आई कि नहीं आ गई? Whereas अगर मैं अपवर्ड टू डाउनवर्ड मोशन करता हूं, मूव करता हूं इसी पूरी सीरीज में, तो आपने पता है वो है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। देखो तो अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, फिर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन कोई 3 दे देगा, कोई 4 दे देगा। मान लो कहता है ऑरेंज दे दिया, फिर I दे दिया, फिर दे दिया G दे दिया, फिर दे दिया हमको दे दिया मान लो R दे दिया। अब बोलेगा अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, 4 ऑप्शन दिए होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको अरेंज करके बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा है वायलेट की, तो कोई बात नहीं, वायलेट है नहीं। फिर क्या है, इससे कम है इंडिगो, तो इंडिगो दिख रहा है ना अपने पास, मतलब इन चारों में सबसे ज्यादा किसकी है, इंडिगो की हैगी, होगी कि नहीं होगी? इसके बाद किसकी है, ब्लू, तो ब्लू है क्या, बिल्कुल है। तो इंडिगो इज ग्रेटर देन ब्लू, ओके ना, एंड ब्लू इज ग्रेटर देन, ब्लू के बाद कौन है, ग्रीन, एंड ग्रीन इज ग्रेटर देन रेड। तो ये एक ऑप्शन आपको उसमें दिख रहा होगा उन 4 ऑप्शन में, तो उसको क्या कर देना है, टिक कर देना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरह क्वेश्चन वेवलेंथ से भी बन सकता है। कोई भी 1 2 3 कलर दे दिया जाएगा, बोलेगा अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर इन द वेवलेंथ, वेवलेंथ में इंक्रीजिंग करके बनाओ या डिक्रीज करके बनाओ। तो इंक्रीज डिक्रीज का भी बहुत विशेष ध्यान देना है, ठीक है, कि इंक्रीज वेवलेंथ के हिसाब से बनाएगा या डिक्रीज वेवलेंथ के हिसाब से बनाएगा, या इंक्रीज फ्रीक्वेंसी या डिक्रीज फ्रीक्वेंसी। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? ओके, चलो थोड़ी और इनमें बात कर लेते हैं। जब मैं आसमान की तरफ देखता हूं तो अपने आप को बहुत अकेला पाता हूं। तो जब मैं आसमान की तरफ देखता हूं तो मुझे पता है कौन सा कलर दिखता है, ब्लू, मैन इन ब्लू। Where is violet and indigo? Where is green? Where is yellow? Where is orange? Where is red? तो रेड तो चलो दिखाई देता है सनसेट एंड सनराइज के टाइम पे, रेड तो दिखाई देता है, लेकिन बाकी के कलर कहां चले जाते हैं भैया? हाँ, स्कैटर हो जाते हैं।
तो फिर ब्लू क्यों दिखता है? पता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखो वायलेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है। जिन कलर्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो तुरंत स्कैटर या ज्यादा स्कैटर होते हैं। स्कैटर का मतलब इतना फैल जाना कि शायद उनको हम देख पाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन अगर हमें कोई चीज वॉयलेट दिख रही है तो इसका मतलब कि वो वॉयलेट कलर को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज पढ़ाई थी, है ना। इसके बाद इंडिगो। इंडिगो जानते हैं कौन सा कलर होता है? नहीं जानते हैं? सब लोग सर्च करना गूगल में, अभी नहीं, घर जाके। इंडिगो कलर की भी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि वो भी क्या कर जाता है? स्कैटर कर जाता है, ठीक है। लेकिन ब्लू कलर एक ऐसा कलर है जिसकी फ्रीक्वेंसी तो इन कलर्स में से ज्यादा है, लेकिन वो विजिबिलिटी के लिए कैसा होता है? जेंटल कलर माना जाता है। जेंटल का मतलब कि वो ज्यादातर ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे वाटर को ही देख लो, जैसे स्पेस से अर्थ को देखो तो कैसा रिफ्लेक्ट होता है? ब्लू दिखता है, क्योंकि वाटर का क्या होता है? कलर होता है ब्लू। ऐसा कुछ वाटर कोई कलर नहीं होता, एक्चुअल में कौन से कलर को वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है? ब्लू को कर रहा होता है। अब उसमें स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, ब्लू और कौन सा होता है? ब्लू, नेवी ब्लू, और कौन सा ब्लू होता है? लाइट ब्लू। बहुत सारे शेड होते हैं, है ना। वो तो लेकिन लड़कियां ज्यादा अच्छे से बता सकती है, वो जब लाल में 1000 शेड बता सकती है ना। ओके, तो ब्लू कलर हमें दिखाई देता है। दूसरी एक और बात है ब्लू के साथ, अगर मान लो मैं स्पेस की तरफ देख रहा हूं, आसमान की तरफ देख रहा हूं दिन में, ठीक है, तो पता है मुझे ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि मेरी जो देखने की कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है? जीरो। और एटमॉस्फेयर में ब्लू कलर रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्रैक्ट होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ब्लू कलर स्कैटर होने की वजह से जो मेरी रेंज है वहां तक का तो दिखता है, उसके बाद सब कुछ क्या दिखाई देने लगता है? ब्लू दिखाई देने लगता है। लेकिन क्या एक्चुअल में स्पेस ब्लू है? नहीं। कैसा है? ब्लैक, क्योंकि वहां क्या नहीं है? एटमॉस्फेयर नहीं है। ओके, चलो बहुत अच्छी बात। हाँ देखिए, ये मैंने क्या बना लिया? प्रिज्म बना लिया। इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म, ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। मान लो मैंने क्या किया, व्हाइट लाइट इसमें डाली। इसका एक एक्सपेरिमेंट अभी हम लोगों ने रिसेंटली किया था, क्या नहीं किया था? व्हाइट लाइट डालने के बाद मैं क्या देखता हूं कि ये लाइट कुछ इस तरह से बेंट हो जाती है ना, टुवर्ड्स द थिकनेस ऑफ द प्रिज्म। तो ये मान लो हो गई हमारे पास P ये हो गया, Q ये हो गया, R पॉइंट ये हो गया, S पॉइंट। ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है प्रिज्म का, इस प्रिज्म में इंसिडेंट हुई कौन? PQ। कौन इंसिडेंट हुई? PQ इंसिडेंट हुई। तो यहां पर मैंने क्या बना डाला? नॉर्मल बना डाला, ठीक है। देखो इस सरफेस से कौन सा आ रही है? RS आ रही है, तो मैंने इस सरफेस पे क्या बना डाला है? नॉर्मल यहां पर बना डाला। बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? दिख रहा है, नहीं दिख रहा? N2 N1, ठीक है। अगर ये लाइट रे क्या ना हुई होती? डिस्पर्स ना हुई होती, बात समझ में आई, या इसमें रिफ्रैक्शन फेनोमेना ना हुआ होता, तो ये जिस डायरेक्शन से आ रही थी उसी डायरेक्शन में क्या होती? निकल जाती, कुछ इस तरह से निकल जाती ना। ओके, अब ये जो रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन जो बाहर आ रही है, इमर्ज आउट हो रही है, उसको बोलते हैं रे ऑफ इमर्जेंट। और इस रे ऑफ इमर्जेंट को अगर मैं थोड़ा पीछे तक बढ़ाता हूं तो ये कुछ जाकर के इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे है ना, इसको कुछ यहां पर कट करेगी। कट करेगी नहीं करेगी? जहां पर कट करेगी तो देखो एक एंगल बनेगा। क्या बनेगा? और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? मतलब एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। बात समझ में आएगी नहीं आ गई? पक्की बात? अच्छा, और यहां पर देखो एक नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इमर्जेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा? यहां नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। आपने पता है, आपने रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब देखा था, आपने पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट का रिलेशन होता है वो क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया बात। अब एक टॉपिक और आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। ध्यान रखिए, जब ये इंसिडेंट एंगल की वैल्यू टुवर्ड्स 90 डिग्री हो, कैसी हो? तो वो जो एंगल बनेगा ना, वो क्या बनेगा? क्रिटिकल एंगल बनेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो एक प्रिज्म है, ठीक है,
यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए एंड बी, ठीक, यहां से रे गई टकरा करके, देखो 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये क्रिटिकल एंगल केस है, जरा देखो कुछ इस तरह से बन रहा है कि जाएगी लाइट। अब देखो लाइट को कुछ इस तरह से निकल जानी चाहिए, लेकिन यहां पर हो गया TIR, क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां से फिर TIR फॉर्मेट हुआ, फिर यहां से कोई रे गई, यहां टकराई, वापस यहां पर आई और कुछ इस तरह से इमेज फॉर्म करेगी, ठीक है। देखो ये 90 डिग्री पे गई इंसिडेंट रे, किसका है, क्रिटिकल एंगल का केस है। यहां पर कौन बनेगा, 45 45, यहां पर क्या बनेगा 45 45, यहां पर क्या बनेंगे 45, यहां पर बनेंगे 45। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या, कि अगर हम लोग इंसिडेंट एंगल को 90 डिग्री की तरफ बढ़ाते हैं या उसको इतना हम बेंड कर दें कि नॉर्मल से उसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, किसकी, इंसिडेंट रे की, तो वो क्या कहलाती है, वो एंगल कहलाएगा क्रिटिकल एंगल, ठीक है। वो 68 हो सकता है, वो 78 हो सकता है, वो 85 हो सकता है, ठीक है। देखो 45 से अबव रहती है, ये मैक्सिमम 45 से अबव रहती है, ठीक है। चलो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको TIR एंड क्रिटिकल एंगल। अब बात करते हैं कि ये जो डिस्पर्जन हुआ लाइट का, है ना, ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट या ब्रेक डाउन ऑफ 7 कलर्स हुआ, ये किस पे डिपेंड करता है। जब लाइट रेयरर से प्रिज्म में एंटर हुई, जब लाइट रेयरर से प्रिज्म में एंटर हुई, तो क्या इसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजमेंट हुआ, या लाइट रे कभी रेयरर से डेंसर में जाती है किसी दूसरे मीडियम में, तो क्या इसके फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में चेंजमेंट होता है, वेवलेंथ में होता है, फ्रीक्वेंसी में नहीं। यस, तो मैं बता दूं कि जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो जितना भी चेंजमेंट होता है ना, वो इसकी किस में होता है, वेवलेंथ में होता है, ठीक है। वेवलेंथ में चेंजमेंट होने की वजह से ही वो लाइट बेंड करती है या अवे होती है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है किसी भी एक लाइट, कलर लाइट के लिए, ठीक है। रेड की फ्रीक्वेंसी जो है वो वही रहेगी, है ना, कुछ इस तरह से आपको समझना है। ओके, तो बताओ कि ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंट है किस पे डिपेंड करता है, पहला क्वेश्चन। तो ये किस पे डिपेंड करता है, इंसिडेंट एंगल पे, ठीक है। ये और किस पे डिपेंड करेगा, अब मान लो पूछ लिया जाए एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है, तो ये भी इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड करता है और एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। दूसरी चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब चीजों में, ठीक है। वो तो कॉमन है, चाहे कुछ भी पूछे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कॉमन है, हमारे पास एक कीवर्ड हो गया, और एक वेवलेंथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इससे। अब हमारे पास हो गया डिस्पर्जन का जो कितना पार्ट था कंप्लीट हो गया। ये एक एक्टिविटी है, ये आपने बहुत ध्यान से समझना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए भाई। हमने क्या देखा कि एक व्हाइट लाइट प्रिज्म में गई, ओके, और 7 कलर्स में डिवाइड हो गई, दैट इज बैंड ऑफ लाइट, ठीक। तो साइंटिस्ट न्यूटन का नाम तो किसने नहीं सुना, सबने सुन रखा होगा भाई, है ना। तो उन्होंने देखा कि क्या ये 7 कलर्स की लाइट वापस फर्दर से कई कलर्स में ब्रेक होता है क्या। तो ये देखने के लिए उन्होंने पहले एक प्रिज्म सीधा रखा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर एक प्रिज्म को उल्टा करके रखा। तो क्या देखते हैं जरा समझिए। जैसे मान लो एक प्रिज्म है, ओके, और एक प्रिज्म मैंने कुछ इस तरह से सेटअप बनाया और यहां पर स्क्रीन प्लेस कर दी, तो कोई लाइट रे गई और 7 कलर्स में क्या हो गया डिस्पर्जन हो गया 7 कलर्स में, ओके। तो ये लाइट वापस से क्या हो जाएगी, ये कंबाइंड हो जाएगी किसमें, व्हाइट लाइट। इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। किसने किया था, न्यूटन ने किया, ठीक है। 7 कलर्स को वापस से व्हाइट लाइट में शो कर देना, ये रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म है। और ये किसको फॉलो करता है, अगर कोई पूछ ले कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कौन सा प्रिंसिपल ये फॉलो कर रहा है, तो ये है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। कहां पढ़ा है हम लोगों ने, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा है कि जब हम लोग ग्लास स्लैब के बाद एक प्लेन मिरर लगा देंगे तो वापस उसी लाइट
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में नहीं पढ़ा? n1 n2 इज इक्वल टू, अगर 2n1 निकालना है तो 1 अपॉन में n 1n2, अगर याद होगा तो। पुरानी बात है, खैर आप लोग कहाँ याद रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? आपने पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लेयर्स पाई जाती है ना। और आपने एक चीज और देखा होगा कि हमारे जो नियर अबाउट, मतलब अगर जहां पे मेरा ये हाथ जा रहा है वहां तक एटमॉस्फेयर ज्यादा है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो एटमॉस्फेयर थोड़ा कम होगा, मैं उसके ऊपर जाऊंगा तो एटमॉस्फेयर थोड़ा और कम होगा, और मैं बहुत ऊपर चला जाऊंगा तो एटमॉस्फेयर होगा ही नहीं। स्पेस में पहुंच गया ना मैं। तो बताओ कि कौन डेंसर कौन रेयरर? टॉप वाला रेयरर, उसके नीचे वाला, अब उसके कंपैरिजन में उसके नीचे वाला डेंसर, वो क्या बन जाएगा? उसके नीचे वाला डेंसर, फिर वो क्या बन गया? बात समझ में आई कि नहीं आई? एक्चुअल में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की होने की वजह से जो लाइट वहां से एंटर करती है ना, वो क्या करती है? बार बार बेंट करती है। अब डायरेक्ट लाइट की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे सनलाइट सीधी सीधी चली आ रही है परपेंडिकुलर, तो क्योंकि परपेंडिकुलर डेविएशन नहीं होता, ओके। लेकिन अगर मैं परपेंडिकुलर के अलावा की बात करूं तो फिर डेविएशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर रेयरर से डेंसर आ रही है लाइट, तो बेंड करेगी नहीं? बेंड करेगी। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई देता ही नहीं देखा? तो आपको पता है किसी एक स्टार की लाइट वो कई सालों साल पहले वो एंटर कर चुकी होती है, मतलब वहां से निकल चुकी होती है। अब चूंकि पूरा यूनिवर्स क्या हो रहा है? मूव हो रहा है, तो लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, बहुत दूर दूर है स्टार्स, लाइट आ रही है। तो जब लाइट आई तो पहले रेयरर मीडियम, फिर डेंसर मीडियम, तो बेंट हुई, फिर रेयरर मीडियम, फिर डेंसर मीडियम, फिर बेंट हुई कि नहीं बेंट हुई? तो लाइट अगर सीधे आ रही तो बेंट होते 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 कुछ इस तरह से पहुंचती है, बेंट होती जाएगी। तो यहां की लाइट कहां पर दिख रही है? इस पोजीशन में। तो और एक्चुअल में जो दिख रही है पोजीशन में लाइट, वो साल 2 साल पहले की दिख रही होती है, ओके। और जब वही लाइट बेंड हो रही होती है ना बार बार, तो उसका बार बार टिमटिमाना ही किसका काम करता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का। एक्चुअल में दे आर नॉट ट्विंकल। बात समझ में है कि नहीं? अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि भाई ये बताओ कि प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल वेयर स्टार्स ट्विंकल। प्लैनेट बहुत दूर है, उनकी खुद की लाइट तो होती नहीं है, कि खुद की लाइट होती है। तो दूर होने की वजह से, और दूसरा एक तो स्टार्स के कंपैरिजन में प्लैनेट पास में है और उनकी ओन लाइट नहीं होती है, इसलिए वो ट्विंकल नहीं करते हैं। जबकि स्टार्स की खुद की लाइट है, वो बहुत डिस्टेंस से ट्रेवल कर रही है, और 100% मीडियम जब चेंज होता है एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो इसलिए वो ट्विंकल दिखाई देती है। क्वेश्चन है, हो सकता है आप में से किसी के स्कूल में पूछा भी गया हो या जाए आगे, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। तो एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन फिनोमेना का होना क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाता है। और इसका एक बेहतरीन से एग्जांपल कौन सा है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। चलिए तो बताइए क्या होता है टिंडल इफेक्ट? कौन बच्चा बताएगा मुझे? टिंडल इफेक्ट के बारे में कितने लोग को आता है? हैंड रेज 1 2। बाप रे, आद्या शाह, ओके खड़ी हो जाओ, बताओ क्या होता है टिंडल इफेक्ट? स्कैटरिंग एक टिंडल इफेक्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा हुआ है। कोलाइडल सॉल्यूशन से अगर लाइट रेस को पास किया जाता है तो उसमें ब्राउनियन मोशन दिखेगा, पार्टिकल का जिगजैग मोशन दिखेगा, दैट इज टिंडल इफेक्ट। वेयर एज, बैठ जाइए। आपने कभी ये बताइए, कभी जंगलों में ट्रैवल किया है? कभी नहीं ट्रैवल किया है, मतलब दिन में कभी घूमने गया हो पेड़ों के नीचे, ऐसा कभी कुछ? तो अगर कभी देखा, अच्छा नहीं गए हो, लेकिन कमरे में 100% आपके कोई ना कोई एक ऐसा होल होगा, छेद होगा जिससे लाइट रे आती होगी। किसी के तो होगा, किसी में नहीं है। अच्छा मैं बताता हूं, आप लोग गौर करो, जब सुबह सुबह से लाइट आती है ना, अंदर आती है, घर के अंदर घुसती है, वेलकम करते हैं हम लोग उसका, तो लाइट की जो रेज आ रही होती है ना, वो उनमें दिख रहा होता है, वो डस्ट पार्टिकल कुछ दिख रहे होते हैं, बहुत सारे दिख रहे होते हैं, दिख रहे होते हैं। तो एक्चुअल में आ तो रही है केवल सिंगल बीम, आ तो केवल सिंगल बीम रही है, और उस बीम के थ्रू वो लाइट क्या है कि स्कैटर कर रही है। क्या कर रही है? स्कैटर कर रही है। लाइट आ रही है और मान लो डस्ट पार्टिकल है तो उनमें स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद वो क्या हो गई? इधर उधर डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाना? स्कैटर कर जाना, दैट इज टिंडल इफेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आ गई? वैसे लाइट को, अच्छा ये बताओ, लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है कि नहीं? कितने लोग को पता है ये बात? सबको पता है। अच्छा क्यों नहीं है ये? किसको किसको पता है?
कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। अच्छा, मैंने तो सुना था कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। Actually, light is an electromagnetic radiation, and radiation doesn't need any type of medium to travel, which is energy bundles. Light क्या है? एनर्जी बंडल है, फोटोन है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्मेट में आ रहा है सन से। रेनबो फॉर्मेशन, बहुत बढ़िया बात है। आपने देखा होगा कि जब कभी बारिश होती है, बारिश के बाद तुरंत क्या हो जाता है? धूप आ जाती है ना? तो आपने देखा होगा कि आपके दूसरी तरफ जिधर से सन रेज आती हैं, उसकी दूसरी तरफ क्या है? एक कलरफुल चीजें आपको दिख रही होती हैं। 7 कलर्स तो नहीं दिखते, लेकिन कुछ कुछ कलर्स आपको दिखते हैं, जिसको आपने कहा जाता है इंद्रधनुष। क्या कहते हैं आप लोग? इंद्रधनुष। और उस इंद्रधनुष को ऐसा भी मान्यता है लोगों की कि उंगली नहीं करनी चाहिए, मतलब उंगली नहीं दिखानी चाहिए कि वो देखो इंद्रधनुष। ऐसा है क्या? चला जाता है। देखा, अपनी क्लास में भी एक बैठा है मान्यताधारी व्यक्ति कि जो हमारे पास रेनबो है उसको उंगली नहीं दिखानी चाहिए, नहीं तो वो गायब हो जाता है। ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों, ठीक है? ये सिर्फ एक पुरानी एक कथानक है, विचारधारा, क्योंकि भगवान माना जाता है ना इंद्र जी को, तो बाकी कुछ ऐसा होता नहीं। ये एक साइंस फिजिक्स में रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है, जैसे ड्यू फैक्टर की वजह से या वाटर ड्रॉपलेट्स जो एटमॉस्फेयर में रह गई, उन ड्रॉपलेट में जब सनलाइट पड़ती है तो वो ड्रॉपलेट किसकी तरह बिहेव करती है? लाइक अ प्रिज्म बिहेव करती है। और जैसे वो लाइक अ प्रिज्म बिहेव करती है तो उस व्हाइट लाइट को किसके 7 कलर्स स्पेक्ट्रम में ब्रेक कर देती है। इसीलिए सन के हमेशा अगेंस्ट रेनबो बनता है। कभी देखा क्या कि सन के पीछे रेनबो बना है? ये सन के आगे आगे रेनबो चल रहा है, पीछे पीछे सन, ऐसा तो होगा नहीं। सन की रेज आई तो उसके जस्ट अगेंस्ट रेनबो बनता है, ठीक है? अब ध्यान रखिए, रेनबो फॉर्मेशन में 2 तरह के फिनोमेना पार्टिसिपेट करते हैं। पहला तो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ऑलरेडी हम लोगों ने कहीं पर भी डिस्कस किया। इज दैट क्लियर? मैं आपको फिर से बता देता हूं। जैसे मान लो ये मेरे पास एक वाटर ड्रॉपलेट है, कोई लाइट आई, अब यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ कुछ इस तरह से, ठीक है? तो डिस्पर्जन तो हो ही रहा है 7 कलर्स में, लेकिन उसके साथ TIR भी फॉलो हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से आपको इंद्रधनुष दिख गया, दिखा इंद्रधनुष कि नहीं दिखा? दिख गया, बहुत बढ़िया बात है। ध्यान से देखना, क्योंकि अभी क्वेश्चन पूछने हैं मेरे को। अगला टॉपिक कौन सा है? एडवांस सनसेट एंड डिले सन, ओके, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। तो इसके बारे में कितने बच्चों को पता है? हैंड रेज प्लीज। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ठीक है, ठीक है। इस बार ध्रुव बताएंगे क्या होता है। ध्रुव बताइए। 2 मिनट पहले सनराइज हो जाता है और 2 मिनट पहले। ये तो हर बच्चे को पता था, ये कोई नई बात बता रहा है क्या? क्यों होता है ये बताओ तो जाने। तो ये एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन का एक फिनोमेना है। अच्छा बेटा, अगर 3 नंबर क्वेश्चन में ऐसा लिख के आओगे तो एग्जामिनर वहीं से आके मारेगा तुमको, और नंबर नहीं देगा 1। हाँ ठीक बता रहे हो। अच्छा है, देखिए प्रॉपर आपने आंसर लिखना है, पूरा पूरा आंसर लिखना है। हाँ तो लिखना पड़ेगा पूरा भैया, 2 नंबर हो चाहे 1 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो, पूरा लिख के आओगे तब नंबर मिलेगा। तो एडवांस सनराइज और डिले सनसेट आप लोग को पढ़ना है, रीड करना है। थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।